अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे फाइनल अकाउंट्स या द कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है। जैसे कि हमें पता है कि जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है या गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसका मेन पर्पस ये होता है कि वो उस बिज़नेस से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। अब फाइनल अकाउंटिंग का फाइनल स्टेज होता है या आप इसको लास्ट स्टेज भी बोल सकते हो। अब देखो, सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, फिर आता है फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट, फिर आती है बैलेंस शीट। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले हमें ये देखना होगा कि रेवेन्यू क्या होता है। देखो, जब भी कोई कंपनी अपने गुड्स को सेल करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है कस्टमर को, तो कस्टमर रिटर्न में कंपनी को कैश देती है। अगर कंपनी ने क्रेडिट में कस्टमर को कोई चीज़ सेल की तो इन फ्यूचर वो भी कंपनी को कैश ही देगी। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए रेवेन्यू है। अब रेवेन्यू जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू और एक इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू का ये मतलब है कि कोई भी कंपनी अपना कोर बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट करे तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जैसे कि अगर कोई ट्रेडर है, वो अपने गुड्स को सेल कर रहा है तो वो ट्रेडर के लिए रेवेन्यू है। प्रॉपर्टी डीलर कमीशन अर्न कर रहा है या लॉयर अपनी फीस अर्न कर रहा है तो ये इसके लिए रेवेन्यू है। इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू का ये मतलब है कि जित डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू का मतलब तो ये है कि वो अपने कोर बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, लेकिन जो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा वो अपने कोर बिजनेस के अलावा अगर किसी चीज़ से या किसी एक्टिविटीज़ से रेवेन्यू अर्न कर रहा है तो वो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इंटरेस्ट, डिविडेंड या अपने फिक्स एसेट को अगर वो सेल करे उसकी वजह से उसको कोई प्रॉफिट अर्न हो, कमीशन, डिस्काउंट या रेंट, तो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू में आती हैं। अब सेकंड हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस वो कॉस्ट होती है या वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसकी वजह से आप फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो और अपने ऑपरेशन को एफिशिएंटली कर सकते हो और इफेक्टिवली उसको परफॉर्म कर सकते हो। अब देखो, एक्सपेंसेस भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई गुड्स को परचेज़ करते हो तो परचेज़ करने से लेकर अपने गोडाउन या अपने शॉप तक लाने तक जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और उस प्रोडक्ट को या अगर आप कोई मशीन लेकर आ रहे हो तो उसको स्टार्ट करने तक, उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट करने तक वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब आप एग्जांपल देखो, जैसे कैरेज ऑन गुड्स, परचेज, वेजेस ऑन गुड्स, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, कस्टम ड्यूटी ऑफ फ्रेट एक्सेट्रा। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारे एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, अब देखो इस एग्जाम्पल में देखो, रेंट ऑफ बिल्डिंग, सैलरीज टू एम्प्लॉय, लीगल चार्जेस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन, प्रिंटिंग चार्जेस। अभी आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट का एक सैंपल है जहाँ पर आपको सबसे पहले टॉप पे बिजनेस का नेम लिखना होगा, जैसे XYZ कंपनी या कोई भी नेम हो आप यहाँ पे लिख दो। फिर उसके बाद आता है ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द ईयर। अब ये याद रखना कि जब भी ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते हो या फाइनल अकाउंट बनाते हो वो हमेशा ईयर के एंड में बनता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 31 दिसंबर 2024 लिखा है। अब देखो, यहाँ पे 2 साइड्स बनती हैं, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे आप सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हो और क्रेडिट साइड पे सारे डायरेक्ट रेवेन्यू लिखते हो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं स्टॉक ओपनिंग। स्टॉक ओपनिंग जो है वो क्या होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2023 के दिसंबर में आपका कोई स्टॉक रिमेनिंग रह गया हो तो वो आपके नेक्स्ट ईयर के लिए स्टॉक ओपनिंग बन जाता है। मींस के जो पिछले साल या प्रीवियस ईयर
जो स्टॉक रह गया था अब आप नए साल में उसको यूज़ करोगे तो वो आपके लिए स्टॉक ओपनिंग बन जाएगा। फिर आपने करंट ईयर में, मतलब ये तो 2023 का स्टॉक था, 2024 में जो आपने जितना भी स्टॉक ख़रीदा है वो आपका परचेसेस में आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है परचेसेस रिटर्न। परचेसेस रिटर्न को आप माइनस करोगे। क्यों माइनस करोगे? क्योंकि आपने जो चीज़ परचेज़ की थी वो आपने वापस कर दी बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। अब या तो वो बहुत ख़राब हो सकती है या उसमें कोई भी मसले हो सकते हैं, आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो आप उस स्टॉक को वापस कर सकते हो, तो वो आपने तो यूज़ ही नहीं किया अपने बिजनेस में, इसीलिए आप उसको माइनस कर दोगे। अब इसके बाद सारे आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सबसे पहले बात करेंगे कैरेज इनवर्ड्स की। कैरेज इनवर्ड्स वो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि आप देखो अगर आपने किसी शॉप से परचेज़ किया है और वो आपके गोडाउन तक लाने में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो होता है कैरेज इनवर्ड्स। ठीक है। फिर उसके बाद आता है वेजेस। वेजेस का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो आपने जो भी परचेज गुड्स की हैं, जो भी गुड्स परचेज़ की हैं उसको आप अनलोड करवाओगे या लोडिंग करवाओगे। ठीक है। और ये एक तो वेजेस ये वाली हो गई, और दूसरा वेजेस ये होता है कि आपकी अगर कोई मशीन और आप मशीन पे जो वेज जो लेबर उन मशीन्स पे डायरेक्ट काम कर रहे हैं वो सारे भी इन वेजेस में आ जाता है। फिर उसके बाद आता है इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट। अगर आपने जो भी चीज़ परचेज़ की है वो बाहर कहीं से आ रही है या बाहर कंट्री से आ रही है, बाहर सिटी से आ रही है, तो अगर लाते हुए कोई भी चीज़ टूट जाती है उसमें से या कोई भी नुकसान हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। अगर आप इंश्योरेंस करवाओगे तो क्या होगा कि जो भी अगर आपका लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देगी उसके लिए। फिर उसके बाद आता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी चीज़, जो आपने चीज़ परचेज़ की है, अगर आप उसको इंपोर्ट करा रहे हो तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो उस पर एक ड्यूटी इम्पोज करती है जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है। मतलब आप अगर दूसरे कंट्री से अपनी कंट्री में लेकर आ रहे हो कोई सामान तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है, वो होती है कस्टम ड्यूटी। फिर उसके बाद आता है क्लियरिंग चार्जेस। क्लियरिंग चार्जेस का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी चीज़ इंपोर्ट कराई है या अब्रॉड से आपने कोई चीज़ मंगवाई है तो पोर्ट पे वो सारा सामान आएगा, तो उसके लिए आपको क्लियरिंग चार्जेस भी देने पड़ेंगे ताकि पोर्ट से वो सामान लेकर आया जा सके। फिर उसके बाद आता है फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपने वो सामान एरोप्लेन के ज़रिए मंगवाया है या ट्रेन से मंगवाया है या कोई ट्रक वगैरह के ज़रिए से मंगवाया है तो उसके लिए भी आपको फ्रेट इनवर्ट चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ट और फ्रेट इनवर्ट दोनों सेम होता है। फिर उसके बाद है एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। एक्साइज ड्यूटी का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई भी चीज़ विद इन कंट्री प्रोड्यूस किए तो उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट में पे करना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ आपने बनाई है उसके लिए पेटेंट देना पड़ेगा आपको, जैसे कॉपीराइट हो गया या जिसकी वजह से कोई आपका जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर बना ना सके। या अगर आप जैसे देखो कोई बुक पब्लिश करते हो या कोई भी म्यूज़िक या सॉन्ग पब्लिश करते हो तो उसके लिए आपको पेटेंट देना पड़ता है या कॉपीराइट के लिए, ताकि कोई भी उसकी कॉपी ना कर सके। अब बात करते हैं डॉक चार्जेस की। डॉक चार्जेस का मतलब ये है कि अगर आपने अपना सामान शिप करवाया है या कार्गो करवाया है वो पोर्ट पे आ गया है तो पोर्ट से अनलोड करवाने के लिए उसके भी चार्जेस लगते हैं, उसको बोलते हैं डॉक चार्जेस। फिर लास्ट में आता है कोल कॉक, गैस, फ्यूल, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर वगैरह, ये सारे वो चार्जेस हैं जो अगर आपकी कोई मशीन है, सही है, उसको रन करवाने के लिए आपको प्रोडक्शन करवाने के लिए आपको रन करनी पड़ेगी तो ये सारी चीज़ें उसमें लगेंगी। मतलब कि ये सारे वो एक्सपेंसेस हैं जिससे आपके जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होगी और मतलब और आपकी शॉप से लेकर
या आपने जहाँ से वो चीज़ परचेज़ की है या आप उसको इंपोर्ट कराते हो आपके गोडाउन तक पहुँचाने तक जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर आएंगे। अब हम बात करते हैं क्रेडिट साइड की। क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम लिखते हैं सेल। जो हमारी सेल है वो लिखेंगे, मतलब डायरेक्ट रेवेन्यू यहाँ पे लिखेंगे। फिर लेस रिटर्न, मतलब आपने अगर कोई चीज़ सेल की है और वो रिटर्न हो गई तो एक्चुअल में तो वो सेल ही नहीं हुई, वो तो वापस आ गई, तो इसीलिए उसको हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद उसको हम यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक, मीन्स के अगर एंड के ईयर में कोई स्टॉक रिमेनिंग रहता है तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या होता है, हम इन सबको प्लस करेंगे। मीन्स के स्टॉक ओपनिंग को तो यहाँ पे लिखा, परचेसेस को हम ऐड करेंगे, फिर उसके बाद लेस रिटर्न, परचेसेस रिटर्न को माइनस करके फिर ये सारे एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे। इसी तरीके से जो सेल है, सेल को हम क्या करेंगे, सेल यहाँ पे लिखेंगे, रिटर्न माइनस कर देंगे और फिर क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करके उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या होगा कि हम अगर क्रेडिट साइड एक्सीड करती है डेबिट साइड से तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। मीन्स क्या, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट को हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। और अगर डेबिट साइड की अमाउंट बढ़ी हुई क्रेडिट साइड से तो ग्रॉस लॉस होगा। ग्रॉस लॉस को हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक को आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों शो करते हो। सबसे पहले तो ये है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अनसोल्ड गुड्स है, जो आपका करंट अकाउंटिंग ईयर के जो लास्ट पीरियड है उसमें अनसोल्ड रह गया या रिमेनिंग रह गया। अब इसी क्लोजिंग स्टॉक को आप नेक्स्ट ईयर के लिए एज अ ओपनिंग स्टॉक यूज़ करोगे। अब एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ पे 3 ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाए हैं। सबसे पहले बताया है कि जो परचेसेस हैं वो 100 यूनिट्स की थी और एक यूनिट 10 रुपीज़ का था, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 1000 हो गया। और पूरे यूनिट्स को सेल कर दिया 15 रुपीज़ में, मतलब पर यूनिट जो था वो 15 रुपीज़ में सेल किया तो 1500 आया। मतलब कि जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, आप 1000 को 1500 से माइनस करो तो 500, मीन्स आपको 500 का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पे तो मैंने सारे यूनिट सेल कर दिए। अब यहाँ देखो कि 100 यूनिट्स परचेज़ किए थे और एक यूनिट 10 रुपीज़ का था, 1000 आया। अब यहाँ पे मैंने सारे यूनिट सेल नहीं किए, यहाँ पे 80 यूनिट सेल किए हैं 15 रुपीज़ पर ईच का, तो 1200 आया। तो यहाँ पे देखो 100 में से 80 यूनिट्स तो सेल कर दी, लेकिन 20 यूनिट्स की बात नहीं की। जो रिमेनिंग 20 यूनिट्स थे, ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ 200 का आया। तो जो रिमेनिंग यूनिट्स थे वो कहाँ गए। अब बात करते हैं थर्ड ट्रेडिंग अकाउंट की, जहाँ पे परचेसेस किए हैं 100 यूनिट्स के और एक यूनिट 10 रुपीज़ का था, इसको 1000 यहाँ पे आ गया। अब सेल देखो, यहाँ पे 80 यूनिट सेल किए थे और जो क्लोजिंग रिमेनिंग जो थे वो क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएंगे 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स को आप 10 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि जो परचेजेस की ईच यूनिट की प्राइस थी वो 10 रुपीज़ थी, इसीलिए 200 से 10 से मल्टीप्लाई किया तो 200 आपके पास आया। तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक का रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। और क्लोजिंग स्टॉक की वजह से आप क्या करोगे, इसी स्टॉक को आप नेक्स्ट ईयर के लिए यूज़ करोगे। तो आपके पास अब यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 400 आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ देखो तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ 200 रुपीज़ का था। तो जो करेक्ट वन है वो ये वाला है, जहाँ पे आप क्लोजिंग स्टॉक को भी रिकॉर्ड करोगे। अब हम देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग एंट्रीज किस तरीके से बनाई जाती हैं। अब यहाँ आप देखो, स्टॉक परचेसेस और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ग्रॉस प्रॉफिट इधर डेबिट हो रहे हैं, लेकिन जब आप एंट्री बनाओगे, क्लोजिंग एंट्री बनाओगे, तो इन सबको आप क्रेडिट कर देना और इसके अगेंस्ट में ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अभी आप परचेस रिटर्न की इसमें नहीं बनाएंगे। फिर उसके बाद आप देखो सेल्स, स्टॉक क्लोजिंग और ग्रॉस लॉस, ये तीनों चीज़ें क्रेडिट साइड पे लिखी हुई हैं।
तो जब आप इसकी क्लोजिंग एंट्री बनाओगे तो इन तीनों को आप डेबिट कर देना और इसके अगेंस्ट में क्रेडिट आप क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट करोगे। अब आपका रहता है परचेजेस और लेस जो परचेसेस रिटर्न है और सेल्स रिटर्न है। इसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी, देखो सबसे पहले सेल्स रिटर्न देखते हैं। सेल्स रिटर्न में देखो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे भी क्रेडिट कर दोगे। मतलब इधर जिस तरीके से इधर ये डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, तो आप जब एंट्री बनाओगे तो उसको भी डेबिट साइड पे लिखना। और इसी तरीके से सेल्स रिटर्न ये भी डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, तो इसको भी आप, ये क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है तो आप इसको क्रेडिट साइड पे लिखना। मैंने ये सारी एंट्रीज लिखी हुई हैं, आप इसको एक बार कॉपी कर सकते हो और सही से देख सकते हो कि मैंने कौन सी चीज़ें क्यों डेबिट की हैं और क्रेडिट क्यों की हुई। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जहाँ पे आपको लेजर दिया हुआ है। लेजर में आपको कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेसेस, कैरेज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी, रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेस रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड्स मीन्स सेल्स रिटर्न और सेल्स दी हुई है। अब इसको देखते हुए, और यहाँ पे आप देखो आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, मीन्स के ईयर के एंड में आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और इसके साथ आपको जर्नल एंट्रीज भी बनानी है। तो अब देखो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और डायरेक्ट रेवेन्यू क्या होता है। अब यहाँ देखो आप, जहाँ पे मैंने सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा है, फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2015, डेबिट साइड बनाया है, क्रेडिट साइड बनाया है। डेबिट साइड पर आप जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो लिखोगे और जितने भी डायरेक्ट रेवेन्यू हैं क्रेडिट साइड पे लिख दोगे। अब इसके बाद देखो आप, सबसे पहले हमने लिखा है ओपनिंग स्टॉक जो 60,000 दिया हुआ है। फिर उसके बाद परचेसेस दिए हुए थे 360,000, जिसमें से हम परचेस रिटर्न को माइनस कर देंगे 16,000 और माइनस करने के बाद आंसर यहाँ लिखेंगे। कैरेज इनवर्ड यहाँ पे लिखेंगे। कैरेज इनवर्ड मीन्स कि अगर आपने किसी शॉप से ख़रीदा है उसको अपने गोडाउन तक लाने में जो आपका एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे लिखेंगे। कस्टम ड्यूटी, फिर उसके बाद अभी आप यहाँ तक करोगे, देखो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप क्वेश्चन में देखो ये सारी चीज़ें आपको गिवन है, बस आपको देखना है क्या आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं और डायरेक्ट रेवेन्यू कौन कौन से हैं। फिर आप उसको एलोकेट कर देना डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे। फिर उसके बाद आता है सेल्स। सेल्स आपको 5 लाख दी हुई है और उसमें से रिटर्न, सेल्स रिटर्न है 30,000 या रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड भी बोल सकते हो, वो है 470,000। अब इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 1 लाख। अब आप क्या करो, इसका टोटल करो और इसका टोटल करो। जो साइड सबसे बड़ी होगी उसको उस साइड से माइनस कर देना। अभी देखो ये वाली साइड बड़ी थी, ठीक है, तो उसको हमने इसके टोटल से माइनस किया तो हमारे पास आया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 130,000 आया। अब इन सब को टोटल करो तो इन दोनों का इक्वल आंसर आना चाहिए। अब इसके बाद हम बनाएंगे इसकी जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि जितनी भी चीज़ें डेबिट साइड पे लिखी हुई हैं उसको आप क्रेडिट कर दो, सिर्फ परचेज रिटर्न को हटा के, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में ट्रेडिंग अकाउंट को आप डेबिट कर देना। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे स्टॉक ओपनिंग टाइप क्रेडिट किया, परचेसेस, फिर उसके बाद कैरेज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मैंने एक सेपरेट एंट्री बनाई है जहाँ पे ये जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो डेबिट हुआ तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट किया, ट्रेडिंग अकाउंट को उसके अगेंस्ट में डेबिट कर दिया। अब नेक्स्ट आप देखो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ था तो इसको आप डेबिट कर दो। यहाँ पे देखो सेल्स अकाउंट डेबिट किया और क्लोजिंग स्टॉक को भी डेबिट किया, उसके अगेंस्ट में ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया।
अब इसके बाद सिर्फ हमारे पास परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बचा है, तो ये डेबिट साइड पे लिखा हुआ है तो आप इसको डेबिट ही करना, और जो सेल्स रिटर्न है वो क्रेडिट साइड पे लिखी हुई है तो आप इसको क्रेडिट ही करना। जैसे कि देखो यहाँ मैंने एंट्री बनाई है, यहाँ रिटर्न इनवर्ड अकाउंट मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न यहाँ पे डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ था, क्रेडिट साइड पे था तो इसीलिए मैंने इसको क्रेडिट साइड पे लिखा। और यहाँ पे परचेज रिटर्न डेबिट हुआ था तो यहाँ पे आप देखो रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न किया था तो यहाँ पे मैंने इसको डेबिट कर दिया। बाकी सारी एंट्रीज इसी तरीके से बनी। आप एक दफ़ा इन सबको देख सकते हो कि ये सारी एंट्रीज किस तरीके से बनी। अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन है, आप ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ठीक है। अब देखो ट्रायल बैलेंस में आपको डिफरेंट अकाउंट दिए हुए हैं, इसमें आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिए हुए होंगे, इक्विटी भी दी हुई होगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिए हुए होंगे, या जो रेवेन्यू है डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों दिए हुए होंगे, लाइबिलिटी भी दी हुई हो सकती है। लेकिन आपको खुद देखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट रेवेन्यू आपको यहाँ लिखने हैं, और यहाँ आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और डायरेक्ट रेवेन्यू है। अब यहाँ देखो सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। जो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है आपको सिर्फ देखना है कि क्या चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, परचेसेस लिखेंगे, परचेसेस में से आप परचेस रिटर्न माइनस करोगे, फिर उसके बाद परचेस रिटर्न माइनस किया तो देखो ये आंसर आया। अब एक चीज़ याद रखना कि परचेज रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड, बहुत सारे बच्चे होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बस आप ये याद रखना है कि जो चीज़ आपकी कंपनी में आई और आपने उसको वापस कर दिया तो मतलब वो आपकी कंपनी से चले गई, कंपनी से चले गई तो वो रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न हुआ। अब आप परचेज रिटर्न को माइनस करो तो 4 to 4,000, और कैरेज इनवर्ड लिखोगे। कैरेज इनवर्ड मीन्स कि अगर आपने किसी शॉप से कोई चीज़ खरीदी है, गुड्स खरीदे हैं और वो आपको गोडाउन तक लाने में जो भी एक्सपेंसेस इनकर हुआ है वो कैरेज इनवर्ड है तो वो 16,000 हो गया। अब इसके बाद आता है सेल्स, सेल्स आप लिखोगे, सेल्स रिटर्न लिखोगे, इसको माइनस करोगे तो 690,000 आएगा। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक है 1 to 6,000, उसको आप यहाँ पे लिखोगे। अब देखो इनको आप जो भी साइड पड़ी होगी, अगर ये वाली अभी देखो आप इनको प्लस करो और यहाँ तक जो कैरेज इनवर्ट था उसको प्लस करो, आप देखना कि कौन सी वाली साइड बड़ी है। जो साइड बड़ी होगी, जो साइड बड़ी होगी उसको आप दूसरी वाली साइड से माइनस कर देना, और फिर उसके बाद आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये वाली साइड छोटी है तो यहाँ पे आप ग्रॉस प्रॉफिट लिखोगे, ठीक है, और अगर ये वाली साइड छोटी है तो यहाँ पे आप ग्रॉस लॉस लिख दोगे माइनस करके। अब यहाँ पे आप टोटल करो तो दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, 816,000 और 816,000। अब इसके बाद है एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, फिर उसके बाद आता है कि इन्होंने देखो नेक्स्ट स्टेप में एक रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाया। रिवाइज ट्रायल बैलेंस आप किस तरीके से बनाओगे कि जितने भी आपने अकाउंट यूज़ कर लिए उनको हटा के, जो आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन था इनमें से आपने जो जो अकाउंट यूज़ कर लिए इनको हटा के जितने रह गए आप उसको रिवाइज ट्रायल बैलेंस में लिख दोगे। अब यहाँ पे देखो आपने सैलरी यूज़ नहीं किया था, कैरेज आउटवर्ड, रेंट, डिस्काउंट अलाउड, सन्डी डेटर्स, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ड्राइंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैपिटल, ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्लोजिंग स्टॉक, इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं किया था तो अब इन सब चीज़ों को आप यहाँ पे लिख दोगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ग्रॉस प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ पे क्यों लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक लिखने का रीज़न ये है कि क्लोजिंग स्टॉक तो अब आपके लिए एसेट है और आप जब नया ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो ये वहाँ पे यूज़ होगा या ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसीलिए हमने क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखा। और ग्रॉस प्रॉफिट इसीलिए क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप जो नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाकी के जितने भी आइटम्स हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट रेवेन्यू, ये दोनों चीज़ें जो हैं अब वो
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे यूज़ नहीं होंगी, इसीलिए अब हम इनको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे। अब बाकी की जो आइटम्स हैं वो यूज़ होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, या जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें यूज़ होंगे, इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई हैं रिवाइज ट्रायल बैलेंस में।